हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम EKI एनर्जी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयर प्राइसेस 60% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं जो इस कंपनी के शेयर प्राइसेस इतनी तेजी से गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा हम EKI एनर्जी की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे और ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की या कितना फायदेमंद हो सकता है। तो आज की इस एनालिसिस को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आपको हमारे कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें। EKI एनर्जी सर्विसेज मेनली कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करती है। अब कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे डेवलप किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो EKI एनर्जी सर्विसेज का एक वीडियो हमने पहले से बना रखा है। आप चाहें तो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन क्रेडिट्स एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं और वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2022 तक EKI एनर्जी सर्विसेज के मैक्सिमम रेवेन्यूज कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग से आते थे, पर 2022 में इन्होंने एक नया बिजनेस वर्टिकल स्टार्ट किया। इस सेगमेंट में क्या होता है, ये अपने क्लाइंट्स के लिए कार्बन क्रेडिट्स डेवलप भी करते हैं। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वीडियो के आगे वाले पार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट अपने क्लाइंट्स के साथ साइन करती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट तो होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में क्या होता है, कंपनी बेसिकली अंडर डेवलप्ड कम्युनिटीज में कुक स्टोव्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए कुछ ट्रांजैक्शन फीस कंपनी अपने क्लाइंट्स को चार्ज करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के इस फर्स्ट पार्ट से कंपनी थोड़े से रेवेन्यूज अपने क्लाइंट से अर्न कर लेती है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट कंपनी ने एग्जीक्यूट किया होता है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर, उससे कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस प्रोजेक्ट से जितने भी कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होकर कंपनी के पास आते हैं उसका कुछ परसेंटेज कंपनी खुद अपने पास रख लेती है और बाकी के सारे क्रेडिट्स कंपनी अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरह से अपने इस नए बिजनेस वर्टिकल से कंपनी रेवेन्यूज अर्न करती है। कुछ महीनों पहले क्या हुआ कि कंपनी के ऑडिटर्स ने बोला कि कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रही है और इसी वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स है वो थोड़ी सी ब्लोटेड दिखाई दे रही है। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, कंपनी के शेयर्स बहुत ही तेजी से क्रैश होना स्टार्ट हो गए। तो कंपनी के ऑडिटर्स का कहना था कि कंपनी का जो ये नया बिजनेस वर्टिकल है, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी साइन करती है उसके दो पार्ट्स होते हैं और जब ये दोनों पार्ट्स कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगी उसके बाद कंपनी को इस प्रोजेक्ट के टोटल रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। पर एक्चुअली में कंपनी कर क्या रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट का पहला पार्ट खत्म होता है तभी वो फर्स्ट पार्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेती है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकंड पार्ट होता है उसका रेवेन्यू कंपनी तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करती है जब तक उन्हें उस प्रोजेक्ट से कार्बन क्रेडिट्स मिल नहीं जाते और उन्हें वो मार्केट में सेल नहीं कर देते। तो बेसिकली पूरा कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ था कि कंपनी का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट का पहला पार्ट उन्होंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है, फर्स्ट पार्ट के लिए उन्हें उनके रेवेन्यूज भी मिल गए हैं, सो दे शुड बी अलाउड टू रिकॉग्नाइज दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन देयर P&L स्टेटमेंट। पर कंपनी के ऑडिटर्स का मानना है कि जब तक कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्ट्स को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर लेती तब तक उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी रेवेन्यूज को अपने P&L में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बाकी अब दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये तो हमें टाइम के साथ पता चल ही जाएगा। पर कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वो अपने ऑडिटर्स के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वो अपने क्लाइंट्स के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसमें कुछ एडिशनल क्लॉजेस ऐड किए जाएंगे, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्ट्स के रेवेन्यूज को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और इसके बाद कंपनी और ऑडिटर्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाएगा। तो यही था मेन रीजन कि क्यों कंपनी के शेयर प्राइसेस पिछले 1-1.5 महीने से इतनी तेजी से गिरते जा रहे हैं। सो इन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट कंपनी और उनके ऑडिटर्स के बीच में हुआ था ये एज सच मुझे कोई बहुत बड़ा मेजर कंसर्निंग इशू नहीं लग रहा है। बट रिमेंबर दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड इट्स पॉसिबल दैट आई एम रॉन्ग। सो मूविंग फॉरवर्ड, चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस से जुड़े कुछ और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जो रिस्क फैक्टर्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो एक्चुअली में कंपनी के बिजनेस के लिए ज्यादा कंसर्निंग मैटर है।
दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज लगभग 40% तक गिर गए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 31% से गिर करके सिर्फ 12% के रह गए हैं। और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिसंबर क्वार्टर में लगभग 75% तक डिक्लाइन हुए हैं। तो आखिर दिसंबर क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ जो कंपनी की अर्निंग्स अचानक से इतनी ज्यादा खराब हो गई? आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं। उनका जो दूसरा बिजनेस वर्टिकल है कार्बन क्रेडिट्स के डेवलपमेंट वाला, वो तो अभी उन्होंने FY23 में स्टार्ट किया। और जो उनका पहला बिजनेस वर्टिकल है वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है। इसमें क्या होता है कि कंपनी दूसरे डेवलपर्स से कार्बन क्रेडिट्स परचेज करती है और फिर इन कार्बन क्रेडिट्स को वो वॉलंटरी मार्केट में हायर प्राइसेस पर सेल करके प्रॉफिट्स अर्न करती है। पर अभी दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ कि कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए। इनफैक्ट कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस पिछले कई क्वार्टर से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जा रहे हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि पिछले कई क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यूज भी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अब अगर मार्जिन्स की बात करें तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के पास पिछले क्वार्टर या पिछले के पिछले क्वार्टर की कुछ इन्वेंट्री रही होगी और इन क्वार्टर्स में कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस एक्चुअली में काफी हाई हुआ करते थे। तो इसका मतलब कंपनी का जो परचेजिंग कॉस्ट था वो तो एक्चुअली में काफी हाई था, पर क्योंकि अब कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस डिक्लाइन होते जा रहे हैं इस वजह से कंपनी अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा हाई प्राइसेस पर सेल नहीं कर पा रही है और यही मेन रीजन है कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इतने ज्यादा श्रिंक हो गए हैं। इसके अलावा कंपनी के बिजनेस के लिए एक मेजर कंसर्न ये भी है कि दुनिया भर में कई सारी कंपनीज कार्बन एक्सचेंजेस सेटअप करने की कोशिश कर रही हैं। कार्बन एक्सचेंजेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर लोग इजीली कार्बन क्रेडिट्स बाय या सेल कर पाएंगे। जैसे अभी स्टॉक एक्सचेंजेस लोगों को स्टॉक्स की ट्रेडिंग करने में हेल्प करती है, उसी टाइप का एक प्लेटफॉर्म कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर इस तरह के कार्बन एक्सचेंजेस मार्केट में आने लग जाएंगे तो इससे कंपनी का जो पहला बिजनेस वर्टिकल है जिसमें वो कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करती है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म होगा जहां लोग आसानी से कार्बन क्रेडिट्स बाय या सेल कर सकते हैं तो कोई भी EKI को अपने कार्बन क्रेडिट्स क्यों ही सेल करेगा और कोई भी उनसे क्यों कार्बन क्रेडिट्स परचेज करेगा। वो इस एक्सचेंज के थ्रू ही कार्बन क्रेडिट्स बाय या सेल करना प्रेफर करेंगे। और इसीलिए ये जो कार्बन एक्सचेंजेस की पॉसिबिलिटी है मुझे लगता है कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये एक बहुत मेजर कंसर्न है और प्रोबेबली यही एक रीजन है जो कंपनी के शेयर्स क्रैश होने से पहले भी इतने ज्यादा लो वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे थे। पर कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि इस तरह के एक्सचेंजेस को बना पाना कोई आसान बात नहीं है। मैनेजमेंट का मानना है कि किसी भी कंपनी को लगभग 10 से 15 साल लग जाएंगे इस तरह के एक्सचेंजेस सेटअप करने में, क्योंकि किसी भी कार्बन क्रेडिट की एक्चुअल वर्थ को डिटरमाइन करना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, पता करना पड़ता है कि कार्बन क्रेडिट्स को डेवलप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मॉनिटरिंग के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कौन से रीजन में इस कार्बन क्रेडिट को डेवलप किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से डेटा और एनालिटिक्स के स्पेस में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह के एक्सचेंजेस को सेटअप करने में। और इसीलिए ये मुझे EKI के बिजनेस के लिए एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग इशू लगता है। चलिए अब थ्रेट्स के बारे में तो बहुत बात कर ली, अब कंपनी के बिजनेस से जुड़े कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि अगले 8 से 10 सालों में कार्बन क्रेडिट्स की इंडस्ट्री लगभग 25 टाइम्स तक ग्रो हो सकती है। मतलब इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। पर इंडस्ट्री की इस ग्रोथ को EKI किस तरह से कैपिटलाइज कर पाती है वो हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी का जो नया बिजनेस सेगमेंट है जो इन्होंने अभी अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो अगर आप कंपनी की ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 9 मंथ के पीरियड में कंपनी ने अपने इस नए वाले बिजनेस सेगमेंट से लगभग 110 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जनरेट किए हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि कंपनी अपने इस नए बिजनेस सेगमेंट से 12 मंथ्स के पीरियड में लगभग 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स बहुत ही आसानी से अर्न कर सकती है। तो अगर कंपनी का जो पहला बिजनेस सेगमेंट है कार्बन ट्रेडिंग का, वो अगर पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है तो कंपनी अपने इस नए बिजनेस सेगमेंट से इनफ प्रॉफिट्स जनरेट कर सकती है अपने करंट वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए। अब आखिर में बात करते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये डिसीजन जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर मैं आपको कुछ की इंडिकेटर्स बता सकता हूँ जिन्हें आप क्लोजली ट्रैक करते रहें और आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको हर क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि कंपनी ने कितने कार्बन क्रेडिट सेल किए। जून 2022 में कंपनी ने लगभग 19 मिलियन कार्बन क्रेडिट सेल किए थे।
सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 19 मिलियन कार्बन क्रेडिट सेल किए थे और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 18 मिलियन कार्बन क्रेडिट सेल किए थे। मतलब पिछले 9 महीनों से जो कंपनी की सेल्स वॉल्यूम है वो लगभग एक सिमिलर सी रेंज में है। पर अगर कंपनी की सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए। इसके बाद आपको कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए कि हर क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर में जो भी उनका ऑडिटर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो उसे रिजॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि 1-2 क्वार्टर में कंपनी अपने इस इशू को रिजॉल्व करती है कि नहीं करती। और फाइनली और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको कंपनी का जो ये सेकंड बिजनेस सेगमेंट है कार्बन क्रेडिट्स के डेवलपमेंट वाला, उसके रेवेन्यूज को ट्रैक करना पड़ेगा कि उसकी अर्निंग्स कैसे ग्रो कर रही हैं, उसके रेवेन्यूज कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप अगले कुछ क्वार्टर्स तक इन इंडिकेटर्स को ट्रैक करते रहेंगे तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज राहुल बंसल साइनिंग ऑफ।